हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। और आप सबके लिए मैं एक फिर से सीएमए सक्सेस स्टोरी लाया हूँ। मेरे साथ है प्रमोद जायसवाल। प्रमोद बेसिकली कोलकाता से बिलोंग करते हैं एंड इन्होंने अभी दिसंबर 2024 में सीएमए क्वालिफाई किया है। एंड ये काफ़ी, मुझे लगता है काफ़ी अच्छा कर रहे हैं एज ए सीएमए, क्योंकि बहुत कम सीएमए मैंने मार्केट में देखा है जो सीएमए क्वालिफाई होने के बाद काफ़ी अच्छे अच्छे लिंक्डइन पे पोस्ट करना। एंड इवन इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है जहाँ पे ये हिंदी में प्योर शुद्ध देसी हिंदी जिसको मैं बोल सकता हूँ, जिसमें कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि शुद्ध हिंदी में कंटेंट क्रिएट करना। तो हाय प्रमोद, कैसे हो आप? सर हम बहुत अच्छे हैं। आप अपना बताएं। मैं भी बहुत अच्छा हूँ एंड थैंक्स कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आके आप अपनी स्टोरी, अपनी जर्नी हमारे ऑडियंस के साथ आप शेयर करने वाले हो। स- सर धन्यवाद तो आपका करना चाहिए कि आप ये मंच के माध्यम से इतने सारे दर्शकों तक पहुंच पाएंगे, अपना बात रख पाएंगे। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जब बात स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जब आपका रिजल्ट आया, जिस दिन आपका रिजल्ट आया, आपने सीए में क्वालिफाई किया, वो दिन आपके लिए कैसा था आपके लाइफ का? बहुत ही अविश्वसनीय यानी अनबिलीवेबल मोमेंट या पल था, क्योंकि इतने दिनों का जो संघर्ष और परिश्रम था, जितना भी अपने इच्छाओं का बलिदान दिए थे, आखिरकार मतलब समाप्त हुआ। और उसका वो परिणाम देखने के बाद मतलब निश्चिंत हो गए कि हाँ चलो, इतने दिनों का जो संघर्ष आज आखिरकार समाप्त हुआ। वो ओके। मतलब पल खास भी था। उस दिन 11 फरवरी 2025 का दिन कोई एक पूजा का भी उत्सव था उस दिन, तो मतलब यूं कहे तो भगवान का कृपा था कि उसी दिन शुभ मुहूर्त में सब हो गया। तो जिस दिन आपका रिजल्ट आया, आप सीए में बन चुके थे, अब बात करते हैं जब आपने सीएमए जर्नी अपना स्टार्ट किया है, क्योंकि हर किसी ने सीएमए जर्नी किसी न किसी पर्पस या फिर किसी गाइडेंस के थ्रू स्टार्ट किया होता है, राइट? तो आपके लाइफ जी। का वो मोटिवेशन क्या था सीएमए स्टार्ट करने का? असल में सर मेरा प्रेरणा स्रोत सच कहे तो मतलब समय नष्ट नहीं करना था, इसलिए हम सीएमए के तरफ आकर्षित हुए थे, क्योंकि सीए और सीएस में पहले से ही बहुत छात्र या क्यों कहे स्टूडेंट्स पहले से ही उपस्थित थे। तो ये सीएमए एक नया कोर्स दिखा जहाँ ज्यादा जनसंख्या है नहीं। फिर इसके बारे में जब जानकारी प्राप्त किए तो वे बहुत मतलब आकर्षणपन इसमें था कि चलो हाँ ये किया जा सकता है। तो इसलिए हम शुरुआत किए इस उद्देश्य के साथ कि समय व्यर्थ ना करते हुए कुछ पढ़ लेते हैं। और चूंकि ये प्रोफेशनल कोर्स था इसलिए ये निर्णय भी लिए थे। तो जब आपने सीएमए जर्नी स्टार्ट किया, क्योंकि होता है क्या, बच्चे एकेडमिक से आते हैं या फिर नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, तो उनको ये आइडिया नहीं होता है कि प्रोफेशनल कोर्स कितना टफ होता है, कितना इजी होता है, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, राइट? तो आपकी जर्नी जब सीएमए की स्टार्ट हुई, तो क्या उसमें चैलेंजेस आ रहे थे आपको? सर शुरुआती दिनों में तो देखिए, फाउंडेशन तो हम सेमेस्टर 3 के परीक्षा के साथ दिए थे, वो बिना किसी कोचिंग क्लासेस के हो गया था। इंटर जब शुरुआत किए थे तो बहुत नया वातावरण था, क्योंकि प्रतिदिन तीन तीन क्लास लगातार, एक यहाँ फिर दूसरा उधर, तो आने जाने में जो समय लगता था, मतलब बहुत ही वो नया वातावरण था। क्योंकि पहले तो एक ही जगह घर में रह के पढ़ते थे, घर में ही सीमित थे। लेकिन जब बाहर निकले, इधर उधर जाना, समय के पहले पहुंचना, ये सब शुरुआती दिनों में थोड़ा कष्टदायक था, लेकिन फिर करते करते आदत सा हो गया था। तो ये एक पहला चुनौती था जिसका हमको सामना करना पड़ा था। मतलब अनुशासन बहुत जरूरी है अगर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स में आप आ रहे हैं तो। अच्छा, जब डिसिप्लिन। आपने पहली बार सीएमए का पेपर दिया, इंटरमीडिएट का, फाउंडेशन तो चलो एमसीक्यू बेस्ड होता है, तो चीजें निकल जाती है, लेकिन जब इंटरमीडिएट के पेपर में आप पहली बार आप बैठे, आपको कैसा लग रहा था क्वेश्चंस को देख के, या फिर उसके आंसर्स कैसे लिखना है, इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर का सीट? जी। असल में तैयारी के पहले हम पास्ट पेपर एनालिसिस किए थे, तो जिससे ये निष्कर्ष यानी कंक्लूजन निकला था कि हमको क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो ये जो बात कह रहे 100% सच है कि मतलब हम पहले से ही सोच के गए थे कि हमको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। तो मेरे पास विकल्प बोल के था ही नहीं। तो हम पहले से ही सोच लिए थे कि ये सवाल हमको करना ही नहीं है, तो पहले से ही उस चीज के लिए हम तैयारी करके गए थे। ये जिसका श्रेय सर पूरा पास्ट पेपर एनालिसिस को ही जाता है। समझ सकते हैं। तो आपका सीएमए इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में था या फिर वहां पे आपको अटेम्प्ट्स लगे? फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था। दिसंबर 2019 में हम केवल ग्रुप 1 दिए थे। जून 2020 में योजना बनाए थे कि ग्रुप 2 देने का, लेकिन महामारी महामारी के कारण वो कोविड
के कारण तो वो टाल दिया गया था अटेम्प्ट, तो दिसंबर 2020 में दिए थे ग्रुप 2। अच्छा, कोई एक स्टूडेंट अगर पेपर देने जा रहा है, 3 घंटे का पेपर है, राइट? वो 3 घंटे जी वो कैसे मैनेज करे अपने लाइफ के, क्योंकि आप कितना पढ़ते हो पीछे वो मैटर नहीं करता, वो आप 3 घंटे में किस तरीके से पेपर लिख रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके जी सर। जर्नी से आप क्या सजेशंस टिप्स देना चाहते हो स्टूडेंट्स को, कैसे वो 3 घंटे को मैनेज करें? जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आया तो आप 15 मिनट का जो समय मिलता है ना, उसका लिए सबसे पहला सुझाव है एमसीक्यू करने मत बैठिएगा। उसमें आप ये खुद का मुआयना कीजिएगा क्वेश्चन पेपर का, प्रश्न पत्र का, कि आपको कौन सा सवाल अच्छे से आता है, कौन सा नहीं आता है। तो जो आपको अच्छे से आता है वो आपको पहले पहले खत्म करना है, और जो नहीं आता है तो उसको अंत के लिए छोड़े रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो नहीं आ रहा है उस पर आप पहले समय निवेश कर दिए और फिर मालूम चला जो सवाल आपको अच्छे से आता है उसके लिए आपके पास समय ही नहीं रहा। तो हुँ। जो आपको एकदम अच्छे से आता है उसको आप पहले पहले करके समाप्त कर दीजिए, ताकि आपके पास समय बच जाए, और जो नहीं आए उसमें आपको समय निवेश करना है। और जैसे कि कहते हैं, ये एक वाक्य बहुत प्रचलित है कि इट्स बेटर टू गो फॉर अ परफेक्ट 85 रादर देन एन इम्परफेक्ट 100। तो हुँ। इस चीज को हमेशा ख्याल रखिएगा। ओके, ग्रेट। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास ये पूछते हैं कि सर मुझे सिंगल ग्रुप देना है, तो कितने दिन का टाइम कम से कम मेरे पास होना चाहिए? और कितनी बार मैं रिवीजन करूँ कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर में क्लियर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? तो आपका क्या सजेशंस है इसके ऊपर? सर, रिवीजन के संदर्भ में हम एक उदाहरण देना चाहेंगे ताकि लोगों के दिमाग में बैठ जाए। जैसे रिवीजन का संबंध एक फिल्म देखने जैसा है। आपको खुद का ये आंकलन करना होगा कि यदि आप एक फिल्म कितनी बार देखने से आपको वो पूरा कहानी ऐसा याद हो जाए कि आपसे कभी भी कोई भी पूछे तो आप शुरुआत से लेके अंत तक बता सके बिना किसी रुकावट के या बिना उसका अभ्यास किए। तो रिवीजन भी सर उसी प्रकार का है। और ऐसा कोई लिखित में कुछ है नहीं कि यदि हमको 5 बार लगा है तो जरूरी है आपको भी 5 बार लगेगा। हो सकता है आपका एक बार में ही हो जाए या फिर मेरे से ज्यादा भी लगे। तो आपको अपना काबिलियत का तुलना किसी और के साथ नहीं करना है। कोई मापदंड बोल के नहीं होना चाहिए कि उसको 3 लग रहा है तो मेरे को भी 3 ही लगेगा। ये आपके काबिलियत पर और कौशल पर निर्भर करता है। और हाँ, आप कुछ और ऐड कर लेते। सर, दूसरा प्रश्न क्या था अब जो पूछे थे? मैंने पूछा था कितनी बार रिवीजन करना चाहिए एक स्टूडेंट्स को, और कितने समय इंटर के लिए जी देना चाहिए अगर एक ग्रुप के लिए जाना चाह रहे हो? जी। यदि सर आप एक ग्रुप देने का योजना बना है तो टर्म के 3 महीना पहले तक आपका सिलेबस समाप्त हो जाना चाहिए। और जितने भी टीचर्स है वो लोग भी यही डेडलाइन बना के रखते हैं कि जैसे हम जब लेक्चर्स किए थे तो वो सीए के साथ होता था, और सीए का परीक्षा तो आप जानते हैं नवंबर मास में होता है। तो जितने भी टीचर्स थे 31 अगस्त तक सारे क्लासेस समाप्त कर देते थे, ताकि अगस्त अक्टूबर नवंबर, हाँ, 2 महीने बाद नवंबर में परीक्षा दे सके। कोशिश ये कीजिएगा कि आपके पास कम से कम हाथ में 2 महीना होना चाहिए। यदि 3 हो जाए तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है एक ग्रुप के लिए। पर न्यूनतम 2 महीना आपके पास होना ही चाहिए रिवीजन के लिए। ओके। तो जब आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ तो कहीं न कहीं ट्रेनिंग करना होता है या फिर आप जॉब के लिए जा सकते हो। तो आपने क्या डिसाइड किया कि ट्रेनिंग के लिए जाना है या जॉब के लिए जाना है, और वो जर्नी कैसी रही आपकी? सर, ये इंटरमीडिएट का जो मेरा परिणाम घोषित हुआ था, आज तिथि भी आज तक याद है, 29 मार्च 2021 होली का दिन था। उस दिन मेरा इंटरमीडिएट समाप्त हुआ था। तो पहला सर योजना यही बनाए थे कि दिसंबर 2021 में हम ग्रुप 3 दे देंगे। तो उसी के हिसाब से तैयारी भी शुरू कर दिए, लेकिन सितंबर अंत के बाद ये परीक्षण किए तो ये निष्कर्ष निकला कि एक पेपर का लेक्चर अभी भी बाकी है। तो इसलिए हम परीक्षा को जून 2022 में टाल दिए थे। और चूंकि तब हम ओल्ड स्कीम के थे तो 6 महीने का ही ट्रेनिंग था, तो तब मेरे दिमाग में ये था कि 6 महीना तो है, कहीं भी मिल जाएगा। तो इसलिए हम पहला महत्व एग्जाम को दिए थे, जो मेरा तब सबसे बड़ा भूल था, जो तब हमको एहसास नहीं हुआ, आगे जाके एहसास हुआ। और इस संदर्भ में जितने भी दर्शक है जो देख रहे हैं या देखने वाले हैं, उनसे देखिए यही निवेदन है कि इंटर समाप्त होने के बाद पहले पहले आप ये आर्टिकलशिप को समाप्त कीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ औपचारिकता के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए, मतलब जहां भी जा रहे हैं इस
उद्देश्य के साथ जाइए कि जा रहे तो सीख कर आना है, मतलब ऐसा सीख के आना है कि यदि इंटरव्यू में कोई हमसे पूछे कि आप क्या किए थे तो हम उसको अच्छे से समझा पाए कि सर हम ये किए वो किए, हमको ये आता है वो आता है। मतलब सीखने का उद्देश्य होना चाहिए, बस ऐसा नहीं कि औपचारिकता के लिए गए करके निकल गए। ये मतलब ये ख्यालात या विचार कभी मन में नहीं आना चाहिए। तो जून 22 में सर हम एग्जाम दिए थे ग्रुप 3 का, लेकिन वो दुर्भाग्यवश हो नहीं पाया था क्योंकि जैसा तैयारी चाहिए था, आवश्यक तैयारी उस स्तर वाला था नहीं। और फिर हम जून 2022 का परीक्षा के बाद ये निर्णय लिए कि अब आर्टिकलशिप शुरू शुरू करना है। लेकिन तभी जैसे कि हम पहले कहे कि इस बात से हम अनजान थे कि कोई भी फर्म या कंपनी 6 महीने के लिए नहीं रखता है, कम से कम 1 साल के लिए तो आपको रहना होगा। तो ये खोज में मतलब बहुत समय व्यर्थ हो गया था, लेकिन फिर अंत में भगवान का कृपा से मिल गया एक जगह 6 महीने के लिए प्रोप्राइटरशिप एंटिटी के लिए। तो वहीं हम केवल 6 महीने के लिए बस थे। और फिर जून 2023 में ग्रुप 3 देने का बात था, तो हम दिए भी थे 1 वर्ष बाद, क्योंकि आखिरी हम जून 22 में दिए थे। लेकिन साल 2023 वो साल था जिसको अगर अगर अवसर मिलेगा तो अपने जीवन शैली से उसको हटाना चाहेंगे, क्योंकि वो वर्ष ऐसा था कि हम पूरा कंफर्ट जोन में डूब चुके थे। मतलब दिन का हाल ऐसा था कि उठे खाए पिए समय व्यर्थ किए सो गए। मतलब दुर्गति इस हद तक पहुंच गया था कि घर वालों के नजर में भी हम आ गए थे कि तुम कर क्या रहे हो। तो झूठ कह देते थे कि सर हम रात को पढ़ रहे हैं, जबकि रात को भी हम नहीं पढ़ते थे। अब वही अधूरा तैयारी के साथ दिसंबर 23 तक भी गए थे। और हमको दोनों टर्म के पहले हमको आभास हो गया था, देने के पहले और देने के पश्चात भी, मतलब बाद भी, कि ये टर्म असफल रहने वाला है, निकलेगा नहीं, क्योंकि तैयारी हुआ नहीं था तो कैसे हम खुद को झूठा दिलासा दे कि हो जाएगा मेरा। साल 2023 ऐसा था, पूरा नकारात्मक हो गए थे, मतलब कुछ प्रेरित थे ही नहीं, मतलब करना ही नहीं था, मतलब भटक चुके थे। वो 2000 साल 23 ऐसा साल था। ग्रेट। तो आपके टोटल फाइनल में कितने अटेम्प्ट्स लग गए जब तक आप क्वालिफाई किए? सर साल 2023 तक 3 बार अटेम्प्ट दे चुके थे, पहला जून 22, दूसरा जून 23, और तीसरा बोथ ग्रुप दिए थे पहली बार। क्योंकि तब 3 हो गया था, क्योंकि आपको सर पता ही था कि मालूम ही रहेगा कि सिलेबस 2016 साल 2023 वो आखिरी वर्ष था, उसके बाद नया सिलेबस अनिवार्य था, सिलेबस 2022। तो तब तक मेरा 3 अटेम्प्ट लग चुका था। और फिर साल 2024 वो साल था कि मतलब आखिरकार हो गया। जून 24 में दिए थे ग्रुप 2, और दिसंबर 2024 में दिए थे ग्रुप 3। अच्छा, जब आपके इतने सारे अटेम्प्ट्स लग गए थे, फिर आप जब लास्ट अटेम्प्ट जो आपने दिया, जब आप सीएमए बने, तो कहीं ना कहीं माइंड में ये डाउट आने लगता है कि यार अब इतने अटेम्प्ट्स लग गए, अब क्या फ्यूचर होगा नहीं होगा। तो क्या आपने कभी किसी भी पॉइंट पे ऐसा कुछ सोचा अटेम्प्ट लगने के बाद, या फिर आप जस्ट ये सोचे थे कि हाँ मुझे ये सीएमए कोर्स करना है, कंप्लीट करना है, चाहे जितने भी अटेम्प्ट्स लगे? सर ये तो था, मन में विचार आया था कि इतना अटेम्प्ट लग गया, असफल प्रयास के बाद अब कब तक करते रहेंगे, बेहतर यही है कि छोड़ो हटाओ, कोई दूसरा योजना बनाते हैं। लेकिन मेरे जो मेंटोर है वो यही सलाह दिए, उनका मतलब बहुत बड़ा हाथ है इस उपलब्धि के पीछे, अचीवमेंट के पीछे। क्योंकि वो सर तो पहले ही कह दिए थे कि देखो इतना दिन तुम समय निवेश कर दिया है और 1 वर्ष कर लो, समझ। अब जो चीज सर जो हमको बहुत सताता था कि ये मेरा उम्र हो जा रहा है, क्योंकि 2024 में मेरा 25 वर्ष पूरा हो गया था, तो ये चीज हमको बहुत सताता था कि मतलब इतना उम्र हो गया कब तक करते रहेंगे। सर बस यही बोले देखो तुम इतना समय निवेश कर लिया है, अब यही अंतिम पड़ाव में तुम छोड़ देगा तब तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ रहेगा नहीं कि तुम तक किया ही क्या। बेहतर ये जब इतने दिन तुम्हारा पापा माँ पापा ख्याल रख लिए, और 1 साल खुद के लिए निवेश कर लो, फिर अपना कमाना जितना कमाना है, कौन रोका है। तो ये था सर का, मतलब बहुत बड़ा हाथ था, मैं हाथ है अभी भी मेरे ऊपर। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, जब आपने दिसंबर में पेपर दिया था, दिसंबर 2024 अटेम्प्ट आपका लास्ट अटेम्प्ट था, तो पेपर जी देते ही आपने आई थिंक कुछ दिन बाद आपने मेरे मेंटरशिप कोर्स को भी आपने ज्वाइन किया था, राइट? जी जी। रिजल्ट से पहले। तो लाइक आपकी जर्नी फिर वहां से अभी तक जो रही, जिसमें मैंने क्या कंट्रीब्यूशन किया आपको, मेरे पास कोर्स ज्वाइन करने के बाद क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखा अपने अंदर?
सर बहुत कुछ सीखने मिला, जैसे कि एक कैंपस के विषय में पता चला कि कैंपस कैसे आयोजित होता है नहीं होता है, इंटरव्यू में खुद को कैसे प्रदर्शित करना है नहीं करना है, अपना रेज्यूमे कैसे बनाना है। और सर आउट ऑफ द कैंपस प्लेसमेंट वाला बात कहेंगे, आपका मेंटरशिप प्रोग्राम के माध्यम से मतलब ऐसा बात इस स्तर तक पहुंच गया था कि जब हम आपके कैंपस सेशन होता था, जब हम उपस्थित रहते थे, तो अनजाने में हम हिंदी के कारण सबसे परिचित हो गए थे। तो जिस कारण पीपीओपी के दिनों में सबसे संबंध और संपर्क बनाने में मतलब एकदम कष्ट नहीं हुआ, मतलब बहुत ही आरामदायक प्रक्रिया हो गया था। क्योंकि पहला दिन ऐसा मतलब हो गया था कि बहुत लोग आए हमसे वही पूछा, अरे तुम तो रोहन शर्मा सर के मेंटरशिप प्रोग्राम में है ना? बोले हाँ। तो बोले वही, हम पूछे आपको कैसे पता? तो बोले नहीं, तुम्हारा हिंदी इतना अद्भुत है कि भीड़ में अलग हो गए तुम, इसलिए। तो वो एक बहुत खास पल था वो आपका, मतलब यदि मेंटरशिप प्रोग्राम में नहीं आए होते तो शायद शायद ही तब हम पीपीओपी में सबसे संबंध और संपर्क बना पाते। मतलब ये एक अलग विशेषता है आपका वो मेंटरशिप प्रोग्राम का, जिसका कैंपस से सर कोई संदर्भ है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा योगदान है। या अच्छा, मैंने इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए काफी सारी एक्टिविटीज क्लासेस में करवाई थी, राइट? तो आपको जी कोर्स ज्वाइन करने के बाद अपने इंग्लिश में क्या इम्प्रूवमेंट आपको दिखा, लगा कि हाँ मैं अब पब्लिकली ओपनली किसी भी प्लेटफॉर्म पे बोल सकता हूँ, ऐसा कुछ चेंजेस आपको फील हुआ? जी सर हुआ। जैसे पहले मेरा प्रक्रिया क्या था, प्रोसेस की मतलब पहले मन में सोचते थे हिंदी में, फिर उसका अनुवाद अंग्रेजी में करके अब अपनी बातों को अभिव्यक्त करते थे, एक्सप्रेस करते थे। लेकिन आपके प्रोग्राम में आने के बाद अब जो कई बार अभ्यास करवाते थे अलग अलग एक्टिविटीज के माध्यम से, तो उससे ये परिवर्तन हुआ कि अब मतलब जो हमको बोलना है वो अपने आप बोल रहे हैं, मतलब हमको सोचना नहीं पड़ रहा है। जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम इतना दिमाग पर इतना दबाव नहीं डाल रहे, जो बोल रहे अपने आप कह रहे, तो वही चीज अंग्रेजी में भी हो गया था। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, आप जो नए बच्चे हैं जो अभी फाइनल का पेपर देंगे या इंटर का पेपर देंगे, आप उनको क्या सजेशन देना चाहते हैं? एंड लिंक्डइन पे भी आप काफी एक्टिव रहते हो जैसा मैंने देखा है, और काफी आप कंटेंट पोस्ट करते हो। तो आप लिंक्डइन जर्नी स्टार्ट करने का क्या रीजन था? आपने क्यों लिंक्डइन पे कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट किया? जी सर, पहला पोस्ट तो हम छोड़े थे 11 फरवरी 2025 के दिन पर, जिस दिन वो परिणाम घोषित हुआ था। तो हम्म। फिर धीरे धीरे हम करते गए, तो फिर अच्छा लगने लगा कि चलो अच्छा, लोगों को पसंद भी आ रहा है। तो वो मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया कि जब पढ़ने वाले को पसंद आ रहा है तो हम क्यों नहीं लिखे। तो फिर ऐसे लिखते लिखते दिमाग में विचार आया कि हमको एकेडमिक्स और करंट अफेयर के संदर्भ में नहीं लिखना है, क्योंकि वो विषय में हमको कोई दिलचस्पी नहीं है। तो हम लिखते लिखते ये एक थोड़ा अलग विषय में लिखने का निर्णय लिए कि उस विषय पर लिखेंगे जिसका संबंध मानवीय जज्बात के साथ हो। मतलब जो एक इंसान या मानव जिस भी तरह का भावनाओं से गुजरता है, मनस्थिति के विषय पे लिखने का हम निर्णय लिए, तो जो लोगों को पसंद भी आया, तो जिसलिए आज तक अभी भी लिखते ही आ रहे हैं और आगे भी लिखते रहेंगे। और जो बच्चे पेपर देने जाने वाले हैं, उनके लिए क्या सजेशंस है आपके साइड से? ये सुझाव यही है, आपको नकारात्मक नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि खुद को स्थिर जितना रखेंगे, तब आपका जितना भी पढ़ा हुआ चीज है तब आप एग्जाम हॉल में आराम से कर पाएंगे, लिख पाएंगे। यदि आप अस्थिर है, मतलब बहुत चंचल है, तो आता हुआ चीज भी आप भूल जाएंगे। तो आपको है खुद को संयम में रखना है, खुद को नियंत्रित रखना है। जितना आपका खुद पर नियंत्रण होगा, एग्जाम बढ़िया से जाएगा, ये मेरा आश्वासन है। मतलब खुद पर जो विश्वास है उसका कभी तिरस्कार नहीं करना, मतलब आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस का। मतलब यदि आप खुद का ही कर दिए, खुद पर ही आपको विश्वास नहीं रहा, तो दूसरे फिर आप पर क्यों विश्वास करेंगे? करेक्ट, मतलब आपको ही खुद का सहारा बनना है, खुद को समर्थन भी देना है। करेक्ट, करेक्ट। So thanks for sharing your story, your journey with all of our audience, and hope so कि ये वीडियो देखने के बाद सारे बच्चे इंस्पायर हों सीएमए कोर्स जो कर रहे हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप भी लाइफ में और अचीवमेंट्स लेते रहो। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये मंच देने के लिए। जहाँ जैसे पहले भी कहे कि अभी भी कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच के माध्यम से कई लोगों से जुड़ पाएंगे,
संबंध और संपर्क बनेगा। तो बस यही कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।